नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मंडे को हम लोगों ने एक एपिसोड जो था क्राइम तक का, वो लाइव स्टोरी वाला जो हम लोगों ने किया था, उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और ये एक बेटे के बारे में था जिस अपनी माँ का कत्ल कर दिया था और उसको फिर पकड़ा गया, तो उसको लेके कई सारे लोगों के कमेंट्स आए। तो पहले तो हम लोग जो आज की वारदात है उस पर आते हैं और उसके बाद फिर वो जो कमेंट्स हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो वारदात है वो है वैसे तो साल 2008 की, लेकिन इसका जो खुलासा हुआ वो 8 साल बाद, यानी 2017 में ये खुलासा हुआ। 2017 की है और 8 साल, 8 बोले तो 2008 से लेके 15, लाइक ज़्यादा हो गया। तो 8 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, मेरे ख्याल से 9-10 साल के आसपास का ये वक्त हो गया। 9 साल तो हो ही गए। तो ये वारदात दिल्ली की है और दिल्ली का एक इलाका है। जो लोग दिल्ली के हैं वो जानते होंगे, जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, दिल्ली में एक इलाका है सुल्तानपुरी। ये आउटर दिल्ली में पड़ता है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, और ये रोहिणी के पास में पड़ता है। और इसके अलावा भी आसपास बहुत सारे, नागलोई है और भी जो वो हैं, क्या क्या बोलते हैं, कॉलोनीज़ या लोकेलिटीज़ है। लेकिन सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी आपस में लगे हुए हैं और ये लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहा करते हैं। सुल्तानपुरी में एक परिवार रहता था और घर की एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। पिछले 8 साल से उन्होंने अपनी बेटी जो थी, 8 या 9 साल से अपनी बेटी जो थी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। और बेटी ने भी कभी उनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं जाहिर करी थी। हाँ, ये ज़रूर था कि हर महीने उस बेटी का खत उस परिवार के पास आता था और ये सिलसिला लगातार 2008 से चलता आ रहा था और 2017 तक ये सिलसिला जो था वो चल रहा था। परिवार को भी लगता था, पर एक बार बेटी ने अपना जो चिट्ठी भेजी थी उसमें लिखा भी था कि मैं खुश हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे ससुर एक जो हैं वो वकील हैं और उनका एक बेटा है, उससे मेरी शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग आओ मेरी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करो, और मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं हर महीने आपको इस तरीके से चिट्ठी लिखती रहूँगी और आप ये मान के चलिएगा कि मैं जहाँ पे भी हूँ खुश हूँ। तो परिवार को भी एक तसल्ली थी कि चलो बेटी अगर हर महीने चिट्ठी भी लिख देती है, अपना खोज मतलब कि खैर खबर भी बता देती है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, तो परिवार संतुष्ट था और ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा था। 13 अप्रैल 2017 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम इस परिवार के पास पहुंची और इसने पूछा कि आपकी बेटी जो है उसका नाम आरती है क्या? तो परिवार ने बोला कि हाँ, हमारी बेटी का नाम आरती है। तो उसने बोला कि आपकी कब से मुलाकात नहीं हुई आपकी बेटी से? तो उसने बताया कि 2008 में के बाद जो बेटी है उससे हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई और तभी आखिरी मुलाकात हुई थी। हाँ, उसके जो चिट्ठियां हैं वो हर महीने हम लोगों को मिलती हैं और इस तरीके से हमें उसकी खैर खबर के बारे में पता चल जाता है। और उसने बोला भी है कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और वो ये भी बोला है कि मैं ठीक हूँ, जहाँ पे हूँ अच्छी हूँ। तो क्राइम ब्रांच वालों ने बोला कि चिट्ठियाँ आप दिखाओ, तो वो तमाम जो चिट्ठियाँ थे घर वाले वो लेके आए। और कमाल की बात ये थी कि हर चिट्ठी जो थी वो आरती ने साइन कर रखी थी, जिसको घर वाले जानते थे कि आरती का जो सिग्नेचर है वो इस तरीके का ही है। तो जब वो पुलिस ने भी सिग्नेचर देखे तो पुलिस को भी लगा कि क्या मामला है, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि ये जो लगातार आपको जो चिट्ठियां मिल रही हैं ये आरती नहीं, बल्कि आरती की जो मौत है वो 2008 में ही हो गई थी, 23 सितंबर 2008 को। और ये जो चिट्ठी भेजी जा रही थी ये आपको कोई और भेज रहा था। परिवार को जानना था कि आखिर 8 साल पहले या 9 साल पहले बेटी की मौत हो गई है, तो चिट्ठियां कौन भेज रहा था? तो पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनाई। आरती जो थी सुल्तानपुरी में रहती थी और उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था, विजेंदर उर्फ रिंकू। या फिर मैं उस पे जाने से पहले मैं एक बार 2008 में वापस आता हूँ। 2008 में सितंबर में पुलिस को एक लाश मिली सुल्तानपुरी इलाके से,
महिला की लाश थी। लाश का चेहरा जो था वो बड़ी बुरी तरीके से कुचला हुआ था, यानी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। पूरी तलाशी ली गई लाश की, कपड़े देखे गए, उनसे कुछ सुराग मिले, लेकिन उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पहले तो गला घोंट के कत्ल किया गया और उसके बाद फिर चेहरा बिगाड़ने के लिए और आइडेंटिफिकेशन बिगाड़ने के लिए चेहरे को बुरी तरीके से पत्थर से कुचला गया था। लोकल पुलिस जो थी वो तफ्तीश करती रही, काफ़ी मशक्क़त करी। 2008, 2009, 2010 तमाम जो इश्तिहार होते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके इश्तिहार अखबार में छपते हैं। दूसरे पुलिस स्टेशंस थे, वहाँ से भी पता किया गया कि किसी महिला की मिसिंग कंप्लेंट की कोई मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज नहीं है। तमाम लोग आए भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये वो महिला नहीं है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हम लोगों ने लिखवाई है। तो इस तरीके से वक्त गुजरता गया। 2008 में ये लाश मिली थी, 2009 आ गया, उसके बाद 2010 में जब पुलिस को लगा कि इसमें कुछ मालूम ही नहीं चल रहा, क्योंकि एक तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, और बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आगे का काम किया जाए, यानी केस को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ना तो कातिल पुलिस के हाथ में था और ना महिला की पहचान पुलिस के हाथ में थी। तो जाहिर सी बात है 2010 में पुलिस ने ये मामला जो था वो बंद कर दिया, और 2010 के बाद ये मामला बंद हो गया और इसी तरीके से चलता रहा। इसी बीच पुलिस के इन्फॉर्मर्स तो रहते ही हैं हर जगह पे, और ऐसे करीबन 9 साल का वक्त गुजर गया और अप्रैल 2017 में पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक जो लाश नजफगढ़ इलाके में फेंकी गई थी, वो किसी राहुल नाम के लड़के ने फेंकी थी। राहुल की उम्र 30 साल थी। पुलिस ने राहुल जो था पता किया कि कौन है राहुल, तो मालूम चला कि ये जो है फ़िलहाल मंगोलपुरी में, शायद ये, हाँ, मंगोलपुरी में फ़िलहाल ये रह रहा है। और पुलिस ने राहुल को उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ करी, और पूछताछ जब उसने करी तो उसने बताया कि साल 2018 सितंबर में नजफगढ़ इलाके में एक जो लाश थी वो मिली थी, और वो जो लाश थी वो उसी ने फेंकी थी। मैं शायद बोला कि लाश सुल्तानपुरी या मंगोलपुरी से मिली थी, नहीं, मैं करेक्ट करूँगा अपने आप को। जो लाश थी वो नजफगढ़ इलाके से मिली थी। तो नजफगढ़ इलाके की पुलिस ने काफ़ी इसमें प्रयास किया था पता करने का, लेकिन जब लाश जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई और साथ ही और भी कोई सुराग नहीं मिल पाया, तो पुलिस ने ये केस जो था वो अदालत में अनट्रेसेबल लगा के इसकी फाइल जो थी वो बंद कर दी। अब राहुल ने को जब पूछा गया और राहुल से पूछताछ हुई तो उसने फिर पूरी जो इस मामले की कड़ियाँ थी उनको खोलना शुरू कर दिया, और राहुल ने नाम लिया एक आदमी का जिसका नाम था विजेंदर एलियस रिंकू। अब इस विजेंदर एलियस रिंकू को पुलिस की टीम उठा के लाई और उसकी सभी पूछताछ हुई, क्योंकि राहुल तो पुलिस के पास था ही, तो उसको अब छुपा भी नहीं सकता था। तो उसने बताया कि 2006 में वो सुल्तानपुरी में रहता था और उसी दौरान उसका अफेयर जो था ये लड़की जो आरती है उससे हो गया, और आरती और उसने 2006 में शादी कर ली। 2006 में शादी करने के बाद 1-2 साल वही हनीमून पीरियड टाइप का जो रहता है, पति पत्नी में बड़ा प्यार मोहब्बत रहती है और दोनों को एक दूसरे की कमियां नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है जो कमियां होती हैं वो सामने आने लगती हैं, और इन्हीं कमियों को लेके फिर जो रिश्ते होते हैं वो उनमें तलखी आ जाती है, या कहा जाना चाहिए कि जो अच्छा पार्ट था वो ख़त्म हो जाता है और दोनों का जो बुरा पार्ट है वो सामने आने लग जाता है। तो जब दोनों के बीच में पटरी खानी बंद हो गई, 2006 में शादी हुई थी, 2007 जैसे भी गुजर गया, 2008 में दोनों के बीच में एक दिन लड़ाई हुई और ये तारीख थी 23 सितंबर 2008। आरती और रिंकू के बीच में लड़ाई हुई। रिंकू ने आरती का गला घोंट दिया और उसके बाद उसकी लाश को नजफगढ़ इलाके में, नजफगढ़ में भी एक ये सुनसान इलाका है, सुरखपुर रोड है या नजफगढ़ में, साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे इसने ये लाश जो थी वो डंप कर दी और ये लाश डंप करके वहाँ से भाग आया। 2008 की बात थी, तब उस तरीके से सीसीटीवी कैमरा का सर्विलेंस वगैरह नहीं हुआ करता था। ये जो प्रोजेक्ट्स आए हैं सीसीटीवी लगाने के, ये 2008 में तो आपको याद होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट ही हुआ था दिल्ली के अंदर,
और लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे बड़े बड़े शहरों में, तब इस तरीके के सीसीटीवी के प्रोजेक्ट्स जो थे वो आए थे। और जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे बॉडी डंप की गई है, बिल्कुल आउटर इलाका है नजफगढ़ का, और नजफगढ़ गुड़गांव से भी लगा हुआ है, उधर आपका हरियाणा शुरू हो जाता है, बहादुरगढ़ से भी लगा हुआ है, फिर इस साइड में नागलोई से भी लगा हुआ है। तो वो जो पूरा इलाका है एक रूरल इलाका है, और तमाम जो गांव है दिल्ली के वो उसी साइड में है। तो वहाँ पे उसने बॉडी डंप करी, और जब तक बॉडी आइडेंटिफाई हुई नहीं, और जिस दिन ये इसने कत्ल किया 23 सितंबर 2008 को, उसी दिन कत्ल करने के बाद ये जो आरती थी उसके परिवार के पास पहुंच गया, और इसने परिवार को बोला कि आपकी बेटी जो है वो भाग गई है। और उससे पहले इसने आरती से पूरा प्लानिंग इसने करी थी कि आरती से एक जो नोटबुक थी उस पर उसने पूरी एक जो नोटबुक थी करीबन 100 पन्नों की नोटबुक, उससे साइन करवा लिए थे। और साइन करवाने के बाद फिर 23 सितंबर 2008 को इसका मर्डर कर दिया आरती का। और जिस दिन मर्डर करने के बाद ये आरती के घर वालों के पास पहुंचा और बोला कि आपकी जो बेटी है वो कहीं भाग गई है, और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ भाग गई है, और चलो मेरे साथ चलो थाने, और मिसिंग की कंप्लेंट हम लोग दर्ज करवाते हैं। तो ये परिवार जो था थाने भी पहुंचा मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। थाने पे जब पहुंचा तो थाने वालों ने बोला कि वो दो, आप फोटोग्राफ दो लड़की की। अब इनके पास कोई लड़की की फ़ोटोग्राफ थी नहीं, तो जाहिर सी बात है जब लड़की की फ़ोटोग्राफ नहीं थी तो किसको, अगर फ़ोटो ही नहीं है तो ढूंढेंगे किसको, या इश्तेहार छपवाए जाएंगे, या फिर जो भी ढूंढेगा बिना फ़ोटो के बिना शक्ल सूरत के कैसे कोई किसी को ढूंढेगा। तो जब फ़ोटो इनके पास नहीं मिली तो पुलिस ने कंप्लेंट जो थी वो दर्ज करने से मना कर दिया, और ये जो परिवार था वो वापस आ गया। उसके बाद 2009 में ये जो रिंकू है इसने शादी कर ली, और उसके बाद से इसने जो चिट्ठियाँ थी वो लिखना शुरू किया आरती के परिवार को। और इस वजह से लिखना शुरू किया कि आरती का जो परिवार है वो बार बार पुलिस के पास ना भागे, और एक एलबी यानी एक पर्दा रहे परिवार के आंखों के सामने कि जो लड़की है वो कहीं पे सुख शांति से रह रही है, खुश है। तो परिवार को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। दूसरी बात, उसने चिट्ठी में ये भी लिख दी थी कि मुझे आप लोगों से मिलना नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। तो परिवार को भी संकोच था कि वो जाकर क्यों मिले फालतू में, किसी की बसी बसाई ज़िंदगी में जाके पलीता क्यों लगाया जाए। तो ये सारा जो प्लानिंग थी ये रिंकू एलियस बिजेंदर ने अपना जो एक दोस्त है राहुल उसके साथ मिलकर करी थी। और मर्डर करने के बाद राहुल ने लाश निपटाने या लाश को डंप करने या लाश को फेंकने में विजेंदर की मदद करी थी। और पुलिस को ये कैसे पता लगा, दरअसल ये जो राहुल था इसने, क्योंकि 8-9 साल का वक्त बीत चुका था, तो शराब के नशे में कहीं पर बैठ के किसी को बोला कि मैंने इस तरीके से एक लाश फेंक चुका हूँ, और तमाम जैसे बोस्ट करते हैं अपनी जो बोलते हैं ना, मारते हैं ऊंची ऊंची कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतने मर्डर किए हुए हैं और अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस तरीके की बातें इसने शराब के नशे में किसी जानने वाले को बोली, और वो जानने वाला पुलिस का इन्फॉर्मर निकला, और उसी ने बताया कि 2008 में नजफगढ़ इलाके में एक लाश मिली थी। ये लाश जो थी ये राहुल नाम के बंदे ने फेंकी थी। पुलिस ने भी चेक किया, और पुलिस ने जब चेक किया तो मालूम चला कि केस अनट्रेसेबल है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में तो सोने की मुर्गी टाइप का मामला था कि ऐसी मुर्गी लग गई जो सोने का अंडा दे रही है। तो राहुल को उठाया, राहुल से पूछताछ करी, और इस तरीके से ये पूरा जो केस था वो खुला। अब पिछले जो हम लोगों का जो मंडे को जो गया था उसके में कई सारे लोगों के कमेंट्स हैं, तो उनके पढ़े जाए। एक विनीत मिश्रा है, ये बोल रहे हैं कि जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखकर इस लड़के का हाथ पांव शरीर का निर्माण किया, उस माँ के दिल पर गले से ज़्यादा चोट लगी होगी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनीत जी, वाकई में कि जब वो गला रेत रहा होगा तो उसके माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये एक है अख्तर, ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए और लगे रहिए, धन्यवाद अख्तर साहब। एक है प्रदुम यादव, ये बोलते हैं कि आप सर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला करिए। मैं कोशिश करता हूँ यार, मेरा जो टोन है वो थोड़ा डाउन है। मैं जनरली भी बात बड़े हल्के हल्के और कम आवाज़ में ही करता हूँ, चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, ना सुनना पसंद है। ये शिखर सिंह बोल रहे हैं कि ये शिखर सिंह मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी पुराने व्यूअर हैं,
और ये बोल रहे हैं कि लाइफ फिर से स्टार्ट कीजिए और फ़ोन में थोड़ी ना कोरोना ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं शिखर जी, आसपास बैठेंगे ना तो दूसरी बात ये टाइमिंग्स की, हम लोगों का जो कंपनी के शिफ्ट्स हैं वो चेंज हो रखी है, तो केवल 3 शिफ्ट हैं। वो पहले जो 1:30 बजे वाली 1 बजे वाली शिफ्ट रहती थी वो बंद है। अब मेरे ख्याल से मार्च में नॉर्मल हो जाएगी सारी शिफ्टें, तो हम लोग फिर 1:30 बजे से वही जो पहले लाइव किया करते थे वो हम लोग करेंगे। साजिद साजिद हैं, ये कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन लोकेन जी। थैंक यू साजिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ये हैं मिस्टर यूट्यूबर गेमिंग करके हैं, ये भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरीके की औलाद ना ही दे तो ज़्यादा बढ़िया। प्रिया शाह हैं, कह रहे हैं कि शमसर जी सुनाने का अंदाज किसी और में नहीं, वो तो है ही है, वो तो जाहिर सी बात है, वो इतना सीनियर है हमारे और उनसे ही हम लोग सीखते हैं। थोड़ी बहुत उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो शमसर इज़ द बेस्ट, नो डाउट इट अबाउट इट। अब ये पूछ रहे हैं इरशाद सैयद की सर कातिल को कितने साल की सज़ा होगी। इरशाद जी, इसमें तो टेक्निकल एविडेंस है, यानी वो जो उसने वीडियो बनाया था अपनी माँ का कत्ल करने के दौरान और ब्रूटली कत्ल किया था, तो जाहिर सी बात है वो उम्र कैद तो होनी चाहिए इस मामले में। और बाकी का अदालत के विवेक के ऊपर होता है कि वो उम्र कैद में भी कितने साल की जो है वो सज़ा का प्रावधान रखती है। ये हमारी एक और व्यूअर हैं माई लाइफ माई वे, श्री जी जो है ये धन्यवाद कर रही हैं, धन्यवाद श्री जी। सिद्धार्थ है, ये कह रहे हैं कि बनर्जी साहब बेस्ट है कहानी सुनाने के मामले में और आप भी अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। अरुण खान हैं और ये शुक्रिया बोल रहे हैं कि इनका नाम लिया, अरुण जी धन्यवाद। अमित उपाध्याय हैं, विनोद सिंह हैं, शिवांश राजपूत हैं कि आप 25 मिनट की कहानी सुनाया करिए। शिवांश जी, यही कोशिश करूँ कि अब ये वक्त उस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि सवाल जवाब होते हैं तो कहानी जो होती है वो 25-30 मिनट की हो जाती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस ना हो तो 15-16 मिनट ही ज़्यादा हो पाता है। शिखर सिंह बता रहे हैं कि हाथरस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। शिखर जी, हो सकता है हो चुकी हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी थी मेरे ख्याल से इसमें फाइल नहीं हुई थी, मैं चेक करूँगा एक बार, आपने बताया तो। नवीन दर्जी हैं, ये बोलना कि आप अच्छी तरीके से कहानी सुनाते हो, थैंक यू नवीन जी। अनुराग रहना है, ये कह रहे हैं कि आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, थैंक यू अनुराग जी। ये है माई विड बॉक्स, ये बोलते हैं टैड बंडी पर एक वीडियो बनाया अमेरिकन सीरियल किलर पर। कोशिश करेंगे आपकी जो फरमाइश है उसकी पूरी करने की, और आगे हम लोग ये आपका जो टैड बंडी है या टैड बडी है इसको करेंगे। ये संदीप जी हैं, ये बोल रहे हैं राक्षस बेटा, और ये ऑल इन वन एंटरटेन है, ये बहुत धीमे धीमे अब किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। मनुराज सिंह है, ये बोल रहे हैं कि ये रीवा सही है और बहुत ही ये रियल स्टोरी है और बहुत ही डरावनी या विचलित करने वाली जो स्टोरी है। मनुराज सिंह जी लिखने के लिए धन्यवाद। ये भूपेंद्र प्रजापति हैं, अलीगढ़ से बता रहे हैं अपने आप को। और शिखर सिंह दोबारा बोल रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल धीरेन जो था वो बीमार था, शायद इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। रजत चावला हिमाचल चावला ये हैं, ये बोल रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और भी हैं। और प्रियम दुबे ये बोल रहे हैं सर आप थोड़ा तेज बोलिए। जी बिल्कुल प्रियम जी। एक गुड्डा शर्मा है, सावित्री शर्मा है, सही जानकारी के लिए थैंक यू सावित्री जी। पप्पू भार्गव हैं, मनी छेत्री हैं, ये बोल रहे हैं बकवास बहुत नहीं सुनना आपको तो आप कहीं और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इन वन एंटरटेन, ये बोल रहा आवाज़ कम क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि टेक्निकल हो। वैसे भी अगर कोई भी चीज़ को जैसे हम शूट करते हैं या फिर और कुछ भी करते हैं तो एक वर्ड होता है जनरेशन लॉस, तो आप शायद जनरेशन लॉस के बारे में थोड़ा पढ़िए तो शायद हो सकता है कि उसका कुछ वास्ता हो इस आवाज़ को धीमे होने की वजह से, या फिर आपका जो वॉल्यूम हो मोबाइल फ़ोन का वो कम हो।
ये सैम बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा करिए। सैम जी बिल्कुल करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार भी कह रहे हैं कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, ऐसे आदमी को बिल्कुल सजाए मौत मिलना चाहिए जिसने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया हो। और पवन कुमार जो है वो बोल रहे हैं कि गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू पवन जी। अतुल जी बोल रहे हैं वेयर, लोकी जी वेयर यू बिलोंग। अच्छा, वो तो मैंने बता दिया था पिछले बार, मैं मथुरा से हूँ। और इसके अलावा भूपेंद्र प्रजापति हैं, हेलो बोल रहे हैं। नूर ओनली, नाइस सर, थैंक यू। मदन लाल गुर्जर हैं। और ये इसके अलावा रिंकू प्रधान हैं, काजल शेख हैं, सुदिन कुमार हैं, और ये परमानंद पांडे हैं। वो शम्स जी के फ़ैन हैं, तो वो उन्हीं से कहानी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल परमानंद जी, वहीं पे सुनिए आप, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संदीप सैनी हैं और आदिल अहमद हैं। इसके अलावा काजल भोजपुरी हिट सॉन्ग 2021, ये भी कह रही हैं कि ऐसा ऐसी मतलब एक माँ के लिए जिस जिसके बेटे ने उसका कत्ल कर दिया हो, इस तरीके की बात ये लिख रही हैं। ये अंकिता जैन है, माई पेरेंट्स आर माई गॉड, आई लव यू माँ पापा। बिल्कुल, हर किसी के पेरेंट्स उसके लिए भगवान होते हैं। देवी सिंह सिसोदिया है, इसके अलावा डायमंड रेडियो है, सनी गेमिंग मशीन है, राहुल शर्मा और संदीप कुमार पाटीदार, सतीश देशमुख, इन सब लोगों ने लिखा था। ज़्यादातर कमेंट्स अच्छे ही थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी आप इस वीडियो को ना देखें या फिर और कुछ देखें, शमसर को देखें, और भी हमारे सुप्रतिम भाई हैं, वो भी कहानी सुनाते हैं, उनको देखें। आपको नहीं देखना मत देखिए, नो इश्यूज़। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।